हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 के पीजीटी जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए जूलॉजी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और आज का ये डिस्कशन हम लोग यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में जूलॉजी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोरोना रेडिएटा सुकराणु। कोरोना रेडिएटा सुकराणु यह सही मिलान नहीं है, क्योंकि कोरोना रेडिएटा सुकराणु से संबंधित नहीं है, बल्कि कोशिकाओं की एक परत है जो अंडाणु को घेरे रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक बच्चा का जन्म तब होता है जब अंडाणु बाह्य रूप से निषेचित होता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉलीटीन। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में पाए जाने वाले गुणसूत्र पॉलीटीन गुणसूत्र हैं। ये विशेष गुणसूत्र एंडो रेप्लिकेशन नामक एक प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए रज्जु की कई प्रतियां समानांतर में संरेखित हो जाती हैं, जिससे विशिष्ट बॉन्डिंग पैटर्न बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, संतति में 9:7 का अनुपात दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रबलता। F2PD में 9:7 अनुपात आमतौर पर प्रबलता यानी एपिस्टोसिस का प्रतिनिधित्व करता है। यह अनुपात बताता है कि दो अलग अलग जीन जोड़े परस्पर क्रिया कर रहे हैं और एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को छुपाता है या प्रभावित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, अगर किसी परिवार में पिता को कोई बीमारी है जबकि माँ सामान्य है, तो यह बीमारी सिर्फ बेटियों को विरासत में मिलती है, बेटों को नहीं। इस प्रकार की विरासत का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेक्स से जुड़ी प्रधानता। वर्णित वंशानुक्रम का प्रकार जहाँ बीमारी पिता से उसकी बेटियों में स्थानांतरित होती है लेकिन बेटों में नहीं, उसे सेक्स से जुड़ी प्रधानता वंशानुक्रम के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया एक एंजाइम से प्रभावित होती है जिसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉलीमरेज। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया पॉलीमरेज 1 नामक एंजाइम से प्रभावित होती है। यह एंजाइम प्रतिकृति के दौरान डीएनए रज्जु को संश्लेषित करने और प्रूफ रीडिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि लाइगेज डीएनए रज्जु को जोड़ने का कार्य करता है तथा राइबोन्यूक्लियेज आरएनए अणुओं के क्षरण को उत्प्रेरित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47, मध्य के पास एक सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सब मेटासेंट्रिक। मध्य के पास एक सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है और यह गुणसूत्र को दो असमान भुजाओं में विभाजित करता है। यह एक एल आकार का गुणसूत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, वह कौन सी पुस्तक है जिसमें डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रकाशित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति का। चार्ल्स डार्विन ने जिस पुस्तक में विकास का सिद्धांत प्रकाशित किया था वह है प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति पर। यह अभूतपूर्व कार्य, जिसे आमतौर पर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कहा जाता है, 1859 में प्रकाशित हुई थी और इस विकास के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में प्राकृतिक चयन की अवधारणा पर डार्विन के विचारों को प्रस्तुत किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, मेंडल के परीक्षण में मटर के पौधे का उपयोग किया गया था क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके विपरीत चरित्र थे। फिर क्वेश्चन नंबर 50, डार्विन का सिद्धांत किस पहलुओं में गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं।
डार्विन के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी प्रजातियां चयन के माध्यम से विकसित होती हैं। उनमें प्रजनन की उच्च क्षमता प्रजातियों की उत्पत्ति और योग्यता की उत्तरजीविता के रूप में देखा जाता है। अतः उपयुक्त में से कोई भी विकल्प डार्विन के सिद्धांत को गलत साबित नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्टार्ट कोडान द्वारा कोडित अमीनो एसिड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेथियोनाइन। प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभ कोडान द्वारा कोडित अमीनो अम्ल मेथियोनिन है। प्रारंभ कोडान AUG अनुवाद की शुरुआत के लिए एक संकेत के रूप में भी कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्यों में गैमेटोजेनेसिस के दौरान अंडाणु और शुक्राणुओं की संख्याएं जो 100 द्वितीयक अंडाणु और 100 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 100 अंडाणु 200 शुक्राणु। युग्मक जनन के दौरान एक द्वितीयक अंडाणु एक अंडाणु उत्पन्न करता है, जबकि एक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से 2 शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसीलिए 100 द्वितीयक अंडाणु से 100 अंडाणु उत्पन्न होते हैं और 100 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से 200 शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, क्रॉसिंग ओवर किनके बीच होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेज 1 की पैकेटीन अवस्था में समरूप गुणसूत्र के गैर बहन क्रोमेडेटो के बीच। फिर क्वेश्चन नंबर 54, महिला प्रजनन तंत्र की बार्थोलीन ग्रंथियां स्थित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, योनि के दोनों तरफ। महिला प्रजनन प्रणाली की बार्थोलीन ग्रंथियां योनि के दोनों ओर स्थिर होती हैं। ये ग्रंथियां तरल पदार्थ का स्राव करती हैं जो योनि को चिकना बनाती हैं, और ये ग्रंथियां पुरुषों की बुल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों के अनुरूप होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, F2 संतति में यदि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों 1:2:1 का समान अनुपात दिखाते हैं तो पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अधूरा प्रभुत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रतिकृति के दौरान DNA के 2 स्ट्रैंडों को अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हेलिकेज। हेलिकेज वह एंजाइम है जो प्रतिकृति के DNA के 2 रज्जुकों को अलग करने के लिए जिम्मेदार है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मात्र वंशानुक्रम भी कहा जाता है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, युग्मनस का अधिकांश कोशिका द्रव्य डिंब द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, पुरुष XX और महिला XY को कभी कभी डैश के परिणाम स्वरूप देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, X और Y गुणसूत्रों में खंड स्थानांतरण। पुरुष XY और महिला XX कभी कभी X और Y गुणसूत्रों में खंडों के स्थानांतरण के कारण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित 2 लक्षणों में से कौन सा एक ही जीन की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फूल का रंग और बीज का आवरण। फिर क्वेश्चन नंबर 60, rDNA प्रौद्योगिकी में DNA अणुओं को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिबंधित एंजाइम। पुनः संयोजक DNA तकनीक में DNA अणुओं को काटने के लिए प्रतिबंधित एंजाइमों का उपयोग किया जाता है, और ये एंजाइम विशिष्ट DNA अनुक्रमों को पहचानते हैं और उन साइटों पर या उसके निकट DNA को विभाजित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 61, किसने 1983 में इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए पुनः संयोजक DNA तकनीक का उपयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एली लिली ने। एली लिली ने 1983 में इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए पुनः संयोजक DNA तकनीक का उपयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा पहला आनुवंशिक रूप से इंजीनियर हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसुलिन। पहला आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया गया हार्मोन इंसुलिन है।
इसका निर्माण ई कोलाई की सहायता से किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मधुमक्खी कॉलोनी में अंडे देने और कॉलोनी का नेतृत्व करने के लिए आमतौर पर एक रानी मधुमक्खी होती है। ड्रोन बिना डंक वाली नर मधुमक्खियां हैं तथा रानी और श्रमिक निषेचित अंडे से विकसित होते हैं, जबकि नर मधुमक्खी अनिषेचित अंडे से विकसित होती है। इसलिए विकल्प ए सत्य है और विकल्प बी और सी का कथन गलत है। इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, एक बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 50% बैंड पिता के समान और शेष माता के समान। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी इम्यूनोजेन एंटीजन होते हैं लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजेन नहीं होते हैं। यह कथन इम्यूनोजेन के बीच सही ढंग से अंतर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, यदि एक समय में मछली की एक से अधिक प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर से तात्पर्य एक ही जलीय वातावरण में मछली की एक से अधिक प्रजातियों को पालने की प्रथा से है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जंगल में जानवरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न परियोजनाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 68, प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रदूषकों की सांद्रता, प्रदूषकों और जीवों की संपर्क अवधि। प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव प्रदूषकों की सांद्रता, प्रदूषकों और सजीवों की संपर्क अवधि पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा संपर्क अवधि रहेगी, प्रदूषण का प्रभाव भी उतना ज़्यादा ही पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 69, एक्रोसोम की अनुपस्थिति सामान्य शुक्राणु में किस गतिविधि को प्रभावित करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिंब में प्रवेश। सामान्य शुक्राणु में एक्रोसोम की अनुपस्थिति मुख्य रूप से अंडाणु में प्रवेश को प्रभावित करेगी। एक्रोसोम शुक्राणु के सिर पर एक संरचना है जिसमें निषेचन के दौरान अंडे की बाहरी परत को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन बैंक द्वारा। लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को जीन बैंक द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। जीन बैंक एक ऐसी संस्था है जो सभी रूपों में आनुवंशिक परिवर्तनशीलता के साथ बीजों को जीवित उगने वाले पौधों और जर्म प्लाज्म के स्टॉक का रखरखाव करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से किसे जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस को जैविक वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने द्विपद नामकरण प्रणाली विकसित की जिसका उपयोग आज भी प्रजातियों के नामकरण और वर्गीकरण के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इकाइनोडर्मेटा। विशेष रूप से समुद्री मूल के जानवर संघ इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है, जैसे स्टारफिश, समुद्री अर्चिन आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई भी आरएनए वायरस नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। गंगा नदी की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और यह अभयारण्य भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलाव तक गंगा नदी के 60 किलोमीटर पर स्थित है।
फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डर्मीस। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी धमनी खरगोश के मस्तिष्क को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंतरिक कैरोटिड। खरगोश के मस्तिष्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी आंतरिक कैरोटिड धमनी है। यह धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से मस्तिष्क तक ले जाती है और इसे उचित कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन प्रदान करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अल्ट्राथीन खंडों को किसके द्वारा रंगा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरेनिल एसीटेट और लेड साइट्रेट से। फिर क्वेश्चन नंबर 78, इकाई झिल्ली मॉडल में प्रत्येक घने बैंड की मोटाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 79, सुसाध्य विसरण साधारण विसरण से किसके कारण भिन्न है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुसाध्य विसरण साधारण विसरण से भिन्न होता है, जिसमें कोशिका झिल्ली में विशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए एक वाहक अणु की आवश्यकता होती है। साधारण विसरण में अणु एक सांद्रता प्रवणता द्वारा संचालित लिपिड बाइलेयर के माध्यम से सीधे चलते हैं, जबकि सुसाध्य विसरण में वाहक प्रोटीन की सहायता शामिल होती है, जो अक्सर स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कुछ अणुओं के परिवहन में चयनात्मक होते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, अधिकांश जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाले गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ढेर से सिस्टर्नी की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 to 8। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ढेर में सिस्टर्नी की संख्या विभिन्न जीवों और कोशिका प्रकारों में भिन्न हो सकती है। अधिकांश जानवरों और पौधों में गोल्जी स्टैक में सिस्टर्नी की विशिष्ट सीमा 3 to 8 है। हालांकि यह संख्या कोशिका के विशिष्ट कार्यों और आवश्यकताओं के आधार पर बदल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के 40 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।